ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। शंकरगढ़ से लगे सुनसान इलाके में वर्षों से बंद पड़ा एक पुराना ईंटों का भट्टा हुआ करता था। कई साल पहले अचानक इस भट्टे पर अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी थी। लोगों का मानना था कि वहां भटकती आत्माओं का साया है और उसी साये ने कई जिंदगियां निगल ली थी। इन्हीं डरावनी घटनाओं के चलते भट्टे को अचानक बंद कर दिया गया था और तब से वो जगह वीरान पड़ी थी। कुछ समय बाद उस वीरान भट्टे को श्यामलाल नाम के एक पुराने जमींदार ने खरीद लिया। इलाके में उसकी दबंग छवि थी। वो भूत, प्रेत और श्राप जैसी बातों को महज लोगों का वहम समझता था। उसके लिए ये जगह सिर्फ फायदे का सौदा थी। उसने जल्दी ही शुभ मुहूर्त पर पूजा करवाई और जैसे ही मंत्रों की आवाज थमी तो श्यामलाल आत्मविश्वास के साथ मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। अंदर कदम रखने से पहले उसने नारियल उठाया और पूरी ताकत से पास पड़े पत्थर पे दे मारा। नारियल तेज आवाज के साथ फूटा, लेकिन उसी पल उसका एक नुकीला टुकड़ा सीधे श्यामलाल की हथेली में जा धंसा। तेरी की, मैंने कहा था ना, ये धकोसले मुझसे मत करवाओ। जल्दी करो, कोई कपड़ा लाओ, खून रुक ही नहीं रहा। हथेली से बहता हुआ खून देखकर भट्टे का मुंशी राजेंद्र घबराकर पट्टी लेने दौड़ पड़ा। वहीं पास खड़ा बुजुर्ग कारीगर काशी सब कुछ चुपचाप देख रहा था। इससे पहले कि काशी कुछ कह पाता, श्यामलाल ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ काशी, तू क्यों इतना घबराया हुआ है? कुछ नहीं मालिक, बस यही सोच रहा था कि नारियल का इस तरह खराब निकलना और आपको चोट लगना ये ठीक संकेत नहीं है। अरे रहने दे, ज्ञान की बातें हैं। नारियल पहले से ही खराब होगा। ला, चल गमछा दे इधर। काशी ने गमछा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी राजेंद्र हांफता हुआ पट्टी और दवा लेकर वहां आ गया। ये लीजिए मालिक, हाथ धो लीजिए। अच्छा हुआ तो आ गया, नहीं तो हाथ इस मैले कपड़े से पोंछना पड़ जाता। मालिक, वो सारे पुराने मजदूर बोल रहे हैं कि वो इस भट्टे पर काम नहीं करेंगे। क्या 1.5 गुना मजदूरी देने के बाद भी मना कर रहे हैं? दरअसल मालिक, उनका कहना है कि इस भट्टे पर बुरी आत्माओं का वास है। अगर देवी के मंदिर को यहाँ से हटाया गया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ मालिक, लोग कह रहे थे कि कई साल पहले यहाँ मौत मंडराती थी। उसे रोकने के लिए ही एक तांत्रिक ने यहाँ वो मंदिर बनवाया था, जिसके बाद से यहाँ एक भी मौत नहीं हुई। श्यामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए नजर उठाकर भट्टे के पास बने पुराने मंदिर की ओर देखा और कुछ सोचते हुए बोला, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? उस मंदिर की वजह से ही आधी जमीन बेकार पड़ी है। शहर से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं पैसे एडवांस में ले चुका हूं। वहां नया गोदाम बनेगा, मशीनें लगेंगी, वो सब कहां रखूंगा मैं? मालिक, एक बार फिर सोच लीजिए, यहाँ के लोग झूठ नहीं कह रहे हैं। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह तक वो मंदिर हट जाना चाहिए। और हाँ, जो मजदूर काम से मना कर रहे हैं उन्हें कह दो अब इस भट्टे पर उनकी जरूरत नहीं। श्यामलाल की बातें सुनते ही काशी के चेहरे का रंग उड़ गया। मालिक, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। बस बहुत हुआ काशी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये मेरी जगह है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। श्यामलाल की जिद के आगे किसी की नहीं चली। उसने भट्टे के पास बना पुराना मंदिर हटवा दिया। ये देखकर गांव के पुराने मजदूर भड़क उठे। एक एक कर सबने काम छोड़ दिया और वहां से चले गए। लेकिन श्यामलाल झुकने वालों में से नहीं था। 2 दिन बाद ही उसने दूसरे गांव से नए मजदूर बुला लिए। ऐसे लोग
जिन्हें इस जगह के अतीत और डरावनी कहानियों का जरा भी अंदाजा नहीं था। भट्टे के किनारे खड़ा काशी दूर से सब कुछ देख रहा था। जहां कभी कुलधारा देवी का छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अब वहां सिर्फ खाली जगह नजर आ रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो जानता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर अहंकार में डूबा श्यामलाल इन सब बातों से बेपरवाह था। वो राजेंद्र को काम की हिदायतें देने में लगा हुआ था। राजेंद्र, किसी भी कीमत पर काम रुकना नहीं चाहिए। जी मालिक। भट्टे पर काम एक बार फिर पूरे जोश के साथ शुरू कर दिया गया। छेनी हथौड़ी की आवाज दूर तक गूंजने लगी। तकरीबन रात के 9 बजे के बाद जब काम रुका तो श्यामलाल राजेंद्र के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। दूर तक सिर्फ हेडलाइट की सफेद रोशनी फैल रही थी। तभी अचानक रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा दिखाई दिया। राजेंद्र ने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार उस बच्चे के ऊपर से गुजर चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि टक्कर के समय किसी चीज से टकराने की कोई आवाज नहीं आई। ना चीख, ना झटका, ना कोई हलचल। वो बच्चा कहाँ गया? कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया? घबराइए मत मालिक, मैं बाहर झांक कर देखता हूँ। दोनों हैरानी से उस बच्चे को बाहर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी श्यामलाल की नजर बैक मिरर पर पड़ी। उसे वही बच्चा दोबारा दिखाई दिया। उसे जिंदा देखकर श्यामलाल की आंखें हैरानी और डर से फटी रह गई। राजेंद्र, वो बच्चा कैसे बच गया? मुझे लगता है हमें एक बार बाहर जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर श्यामलाल कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि राजेंद्र ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे मत उतरिए मालिक, वहां कोई नहीं है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। अरे मगर वो बच्चा। राजेंद्र ने बिना कुछ बोले कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो श्यामलाल से कुछ छिपा रहा हो। अगले दिन शाम को भट्टे पर श्यामलाल चुपचाप बैठा, गहरी सोच में डूबा था। तभी उसने सामने काशी को खड़ा देखा। उसे देखते ही श्यामलाल ने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। अरे काशी, मैं तुझे ही बुलाने वाला था। मुझे पूछना था कि क्या यहाँ आसपास आदिवासियों की कोई बस्ती है? नहीं मालिक, यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं है। मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल कल रात मैं और राजेंद्र जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में अचानक एक बच्चा हमारी गाड़ी के सामने आ गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बच्चे को खरोच तक नहीं आई। मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि अचानक उस सुनसान इलाके में वो बच्चा आया कहाँ से? बच्चा कहाँ दिखा था आपको? क्या बच्चा वो गंजा था? हाँ, वो गंजा था और हमें सामने वाले रोड पर दिखाई दिया था। यह सुनते ही काशी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होठ कांपने लगे। इसका मतलब बचुआ लौट आया है। वो लौट आया है। वो जिस किसी को ही दिखाई देता है उसका नाश होना निश्चय है। अब आपको सिर्फ देवी ही बचा सकती है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मालिक। कहते कहते अचानक काशी लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। श्यामलाल ने तुरंत कुछ मजदूरों को आवाज लगाई। काशी, क्या हुआ? अरे कोई है? जल्दी कोई इसे अस्पताल लेकर जाओ। जी मालिक। कुछ मजदूर भागते हुए आए और उसे उठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। पता नहीं अब इसे क्या हो गया, हमेशा बहकी बहकी बातें करता रहता है। श्यामलाल खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी राजेंद्र दौड़ता हुआ उसके पास आया।
मालिक, गजब हो गया। भट्ठे की आग में झुलसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। क्या? ये कैसे हुआ? मालिक, जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। ठीक है, तुम तुरंत पुलिस चौकी में खबर कर दो, तब तक मैं मजदूरों से पूछताछ करता हूँ। श्यामलाल तुरंत भट्ठे पे काम करने वाले मजदूरों के पास पहुंचा तो देखा सामने 2 जली हुई लाशें पड़ी थी। धुएं की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। उसने दहशत भरे अंदाज में लाश को देखते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ? मालिक, इस भट्टे पर कुछ तो गड़बड़ है। अक्सर रात के वक्त भट्टे की आग इतनी जोर से बाहर आती है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और क्या भीमा? इस भट्टे पर कभी कभी एक औरत और एक आदमी भी दिखाई देते हैं और उन दोनों के चेहरे बिल्कुल जले हुए होते हैं, जैसे अभी अभी आग में झुलसाए गए हों। मजदूरों की बातें सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। श्यामलाल का चेहरा पसीने से भीग गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से मुड़ा और अकेला ही घर के लिए निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन श्यामलाल का मन अब भी मजदूरों की बातों में उलझा हुआ था। तभी दूर सड़क पर उसे वही गंजा बच्चा फिर से दिखाई दिया। इस बार श्यामलाल के हाथ स्टीयरिंग पर हल्के कांप उठे। उसने नजरें चुराई और बिना रुके गाड़ी तेज कर दी। कुछ ही देर में वो जैसे तैसे अपने बंगले तक पहुंचा। गाड़ी से उतरते वक्त उसने सोचा कि ये सब उसका वहम हो सकता है, लेकिन सच ये था, उसके मन में अब डर ने स्थायी जगह बना ली थी। शायद ये सब मेरा वहम है, डर का असर है। अब भूत कुछ नहीं होते, सब बेकार की बातें हैं। लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने श्यामलाल को भीतर तक डरा दिया था। अब उसे हर परछाई में वही बच्चा दिखाई देने लगा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। उनका जला हुआ चेहरा देखकर डर के मारे उसने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया, जहां अब सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तभी दरवाजे के पास उसे किसी की आहट सुनाई दी। श्यामलाल ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसी पल उसकी सांसें थम गई। दरवाजे के कोने में वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला था और उसे देखते ही श्यामलाल की चीख निकल गई। अचानक कुछ गिरने की तेज आवाज सुनकर एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर बेहोश पड़े श्यामलाल दिखाई दे रहा था। मालिक, क्या हुआ मालिक? कुछ दिनों तक वो बेहोशी की हाल में रहा और जब आंखें खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। कमरा वैसा ही था, लेकिन अब उसे हर कोना अजनबी लग रहा था। इसके बाद उसने सभी लोगों से कहा कि बिना इजाजत कोई भी उसके कमरे में कदम ना रखे। ना तो वो अब किसी से मिलना चाहता था और ना ही कहीं जाना चाहता था, बस घंटों तक अंधेरे में बैठा रहता। फिर एक दिन उसने राजेंद्र को बुलवाया। जब राजेंद्र कमरे में दाखिल हुआ तो ठिठक गया। उसने देखा सामने कुर्सी पर श्यामलाल बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर दहशत की गहरी रेखाएं थी और आंखों के नीचे काले घेरे नजर आ रहे थे। वो बिना पलके झपकाए जलती हुई मोमबत्ती की लौ को घूरे जा रहा था। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मालिक, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे भला क्या हो सकता है चरना मामा? चरना मामा नाम सुनते ही राजेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गई और गला सूख गया। मालिक, ये नाम आपको किसने बताया? उसने। इतना कहकर श्यामलाल ने कमरे के अंधेरे कोने की ओर इशारा किया।
और राजेंद्र की नजर जैसे ही उस दिशा में गई, उसका शरीर कांप उठा। बचुआ, ये नहीं हो सकता। सामने खड़ा वो बच्चा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। बचा मालिक, ये मुझे मार डालेगा मालिक। अगले ही पल कमरे में एक भयानक चीख गूंजी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजेंद्र की मौत के बाद श्यामलाल ने अगले दिन काशी को बुलवाया। कुछ देर बाद काशी कमरे में दाखिल हुआ तो सामने श्यामलाल को बैठा हुआ पाया। मालिक, आपको इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लग रहा है। अब आपकी तबीयत कैसी है? जिंदा हूं काशी, मगर अब वो घमंड नहीं रहा। कई रातें मैंने इस कमरे में बंद रहकर उस बच्चे को देखते हुए गुजार दी, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया वो मुझसे क्या चाहता है। आखिर उस बच्चे का उस ईंट के भट्टे से क्या संबंध है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इन सब के पीछे का सच क्या है। मालिक, यह कुछ साल पुरानी बात है। तब इस भट्टे को बृजभान ठाकुर चलाता था, जो कि तंत्र मंत्र और काली विद्याओं पर भरोसा करता था। कहते हैं कि भट्टे नींव मजबूत करने और तरक्की के लिए बृजभान ने तांत्रिक के कहने पर एक बच्चे की भेंट चढ़ाई थी। और जब ये बात उस बच्चे के माँ बाप को पता चली तो बृजभान ने उन्हें भी जलते हुए भट्टे में झोंक दिया। वक्त बीतता गया और उन बेबस लोगों की आह धीरे धीरे एक भयानक श्राप में बदल गई। सबसे पहले बृजभान की अचानक रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। दरवाजा अंदर से बंद था और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले कुछ खौफनाक देखा हो। उसके बाद एक एक करवे लोग भी अजीब परिस्थितियों में मारे गए, जिन्होंने पैसों के लालच में सच दबा दिया था। धीरे धीरे पूरा इलाका वीरान और डरावना हो गया। भट्ठा बंद हो गया। मजदूर बस्ती छोड़कर चले गए। बाद में इस जगह की शांति के लिए कुलधारा माता का एक मंदिर बनवाया गया। मंदिर बनने के बाद काफी समय तक सब शांत रहा, मगर जैसे ही आपने उस मंदिर को हटवाया वो पुराना श्राप फिर से जाग उठा। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी काशी, जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ। लेकिन काशी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। भला इन सबसे राजेंद्र का क्या लेना देना था? और ये चरना मामा कौन है? वो बच्चा अक्सर मेरे कानों में उसका नाम बुदबुदाता है। बचवा राजेंद्र को चरना मामा कहकर बुलाता था। राजेंद्र उस समय सब जानता था, मगर पैसे और डर की वजह से राजेंद्र ने भी अपना मुंह बंद रखा। सच्चाई जानने के बाद भी श्यामलाल ने हार नहीं मानी। काशी की मदद से उसने उसी स्थान पर फिर से कुलधारा माता का मंदिर बनवाया। विधि विधान से मूर्ति स्थापित की गई और बचवा तथा उसके माता पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई गई। धीरे धीरे भट्टे का काम दोबारा शुरू हुआ। अजीब घटनाएं थम गई। कहते हैं सच को चाहे कितनी भी गहराई में दबा दिया जाए, वो एक दिन लौट कर आता जरूर है। और तब सिर्फ इंसाफ नहीं करता, बल्कि इंसान को उसके कर्मों का आईना भी दिखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।